NSA 610 जो 600 सीरीज है आपके NSA की, 600 सीरीज बेसिकली कवर करता है जब आप किसी और के काम को यूज करते हैं। 600 सीरीज बेसिकली क्या कवर करता है? व्हेन एन ऑडिटर uses the work of, चाहे वो अदर ऑडिटर हो सकता है, वो आपका इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, या वो कोई एक्सपर्ट हो सकता है। तो इसमें 600, 610, 620 ये बेसिकली सीरीज़ क्या कवर करता है कि हम एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या किसी और का काम का यूज़ कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में इस वीडियो में हम 610 को कवर करेंगे। NSA 610 बात करता है यूज़ ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अब हो क्या रहा है कि मान लो एक कंपनी है A लिमिटेड, वहां मिस्टर E जो कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर है। एक्सटर्नल ऑडिटर मतलब जो स्टैट्यूटरी ऑडिट्स करता है। मान लीजिए A लिमिटेड एक कंपनी है, तो ईयर एंड में जो कंपनी की ऑडिट करनी है उसको करने के लिए मिस्टर E है एक्सटर्नल ऑडिटर। वो ऑडिट करने गया, जाकर A लिमिटेड में क्या देखा गया कि ऑलरेडी वहां पर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है। अभी थोड़ा सा पहले करेक्ट समझ लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद मैं आपके जो नोट्स है उससे पढ़ लूँगा। पहले यहाँ समझ में आ गया तो आपको पूरे स्टैंडर्ड की क्लैरिटी मिल जाएगी। तो वो जब गया तो वो देखा वहाँ पर मिस्टर I इंटरनल ऑडिटर वहाँ पर काम कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, मैं सपोज ऑडिट करने गया किसी क्लाइंट के यहाँ पर एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर। मेरे को पता है मेरे काम का स्कोप है, मेरे को ये सारे काम करने हैं, और मैं जाके देखता हूँ कि वहाँ पर एक इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी काम कर रहा है। मतलब दैट कंपनी हैज़ एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्यों होगा? कई बार बाई लॉ होगा, जहाँ पर मैंडेटरी होगा करने के लिए कि होना पड़ेगा। अदरवाइज कंपनी भी अपने कंट्रोल बेटर करने के लिए, कंट्रोल बोले तो इंटरनल कंट्रोल, बेटर गवर्नेंस करने के लिए, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस उसकी है ना, बिजनेस ठीक से चल रहा है, इसके लिए भी इंटरनल ऑडिट को हायर करती है। तो मैं जब एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ अरे यहाँ पर तो इंटरनल ऑडिटर है, तो मेरे मन में क्या आएगा कि बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो मेरे को करने हैं। मैं मतलब अगेन एक्सटर्नल ऑडिटर, ऑडिट तो ऑडिट होती है ना। जैसे कि अगर वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक होगा, वेरिफिकेशन ऑफ कैश होगा, वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होगा, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं हमारे। मेरे को ये पता है कि मेरा जो काम है उसमें से बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो इंटरनल ऑडिटर कर चुका होगा ऑलरेडी, या हो सकता है कि वो इस दौरान करे। तब मेरे मन में आया यार मेरा काम हल्का हो जाएगा, मैं उसके काम का यूज़ कर सकूंगा। बोले तो अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल में मेरे को फिक्स्ड एसेट वेरिफिकेशन करना है और इसके बारे में अपने ऑडिट रिपोर्ट्स में बताना है, तो मैं वो मेहनत खुद नहीं करके अगर ये काम इंटरनल ऑडिटर ने किया है तो क्या मैं उसकी रिपोर्ट्स, उसका किया गया काम इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। फिक्स्ड एसेट वेरिफिकेशन वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर बहुत सारे हो सकते हैं जो हमारे लायक हो या हमें लगे कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टैंडर्ड क्या बोलेगा? अब बात क्या हुई, अगर स्टैंडर्ड नहीं होता तो क्या होता? मैं ऑडिट करने गया, मैंने देखा इंटरनल ऑडिटर है, मैं उसको बोलता हूं कि यू आर बाउंड टू सप्लाई मी योर इंफॉर्मेशन। तो क्या वो बाउंड है? क्या मैं उसके काम का यूज कर सकता हूं?
अगर मैं उसके काम का यूज़ कर सकता हूं तो जिम्मेदार कौन? मान लो मैंने इंटरनल ऑडिटर जो मिस्टर आई है, इसका फिक्स्ड एसेट इसने वेरीफाई किया था। तो फिक्स्ड एसेट वेरिफिकेशन में हमें ये पता है कि हम ऑकरेंस देख लेते हैं ट्रांजैक्शन का, हम एग्जिस्टेंस देख लेते हैं फिजिकल एसेट्स का, ठीक है ना। उसके बाद हम वैल्यूएशन देख लें कि ठीक से किया हुआ कि नहीं किया गया है। तो मान लो मैं इसकी रिपोर्ट में से कोई भी एक पार्ट इसका फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस, इसने रिपोर्ट सबमिट की है कि ये फिक्स्ड एसेट फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, मैं इसका काम अपने इस्तेमाल कर लेता हूँ। मेरे को लगता है कि बहुत मेहनत है, मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है करना, मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को ये रिपोर्ट चाहिए कि कोऑर्डिनेट किया। वो बोला हाँ आप ले सकते हैं, मेरे डिटेल्ड ऑडिट रिपोर्ट है ये, मैंने डिटेल में किया है फिक्स्ड एसेट वेरिफिकेशन और ये रिपोर्ट है उसकी। तो क्या मैं उस रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट में डाल दूँ? क्या उसका काम गया का मैं इस्तेमाल कर लूँ? अगर कर लेता हूँ, अगर मैं उसके काम का इस्तेमाल कर लेता हूँ तो सवाल है अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई तो जिम्मेदार कौन माना जाएगा? एक्सटर्नल ऑडिटर मिस्टर ई माना जाएगा या इंटरनल ऑडिटर आई माना जाएगा? याद रखिए, अगर आप किसी का काम का इस्तेमाल करते हैं, किसी का, यहाँ इस स्टैंडर्ड में स्पेसिफिकली मतलब होगा इंटरनल ऑडिटर का, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती है। ये पूरा स्टैंडर्ड इसी की बात करेगा कि क्या चीज़ पर ध्यान रखिए उसके काम के इस्तेमाल का। हाँ, क्या उसके काम का इस्तेमाल कर सकते हैं? स्टैंडर्ड क्लियर बोलता है हाँ कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड साथ साथ क्लैरिफिकेशन देगा कि अगर आपको काम करना है, इस्तेमाल उसका यूज़ करना, काम बेसिकली मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, उसकी रिपोर्ट्स, उसका किया गया कोई भी वेरिफिकेशन, कोई भी ऑडिट प्रोसीजर आपको इस्तेमाल करना है तो जिम्मेदार आप होंगे, वो नहीं होगा। आपकी जिम्मेदारी किसी इंटरनल ऑडिटर के काम किए गए होने से कम नहीं हो जाती है। अगर आप उसका कोई काम इस्तेमाल करते हो और आगे जाके ये पता चलता है कि उसके काम में डिस्क्रिपेंसी है, उसने ड्यू डिलिजेंस को फॉलो नहीं किया, है ना, विदाउट फॉलोइंग सिस्टमैटिक ऑडिट प्रोसीजर उसने काम कर दिया था और आपने वो यूज़ कर लिया, यू एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर मिस्टर ई, हमारे इस एग्जाम्पल में, वो लायबल होगा। आप ये नहीं बोल सकते मेरी क्या गलती है, मैंने तो उसका किया हुआ काम लिया है। स्टैंडर्ड एकदम क्लैरिफाई कर देता है जिम्मेदारी एक्सटर्नल ऑडिटर की ही होगी। तो इसके लिए उसके काम को यूज़ करने से पहले सोच समझ के, बहुत सारे प्रोसीजर है, उसकी कंपिटेंसी फॉर एग्जांपल, उसकी, है ना, वो कितना कंपिटेंट है, कितना डिसिप्लिन्ड अप्रोच यूज़ करता है, कितना सिस्टमैटिक अप्रोच यूज़ करता है, ये सब जांच करना हमारी जिम्मेदारी होगी। अदरवाइज द एक्सटर्नल ऑडिटर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये स्टैंडर्ड दो चीज़ों को कवर अप करेगा। एक कवर करेगा यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, दूसरा कवर करेगा डायरेक्ट असिस्टेंस। दूसरा क्या कवर करेगा? डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर। ये पार्ट पहले था, बाद में एनएसए को रिवाइज किया गया आपका, और ये पार्ट भी आया गया। तो अब दो चीज़ कवर हो जाती है इसके अंदर। वो दो चीज़ क्या है? एक तो आप जो है इसके किए गए काम का यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा बोल रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप डायरेक्टली इंटरनल ऑडिटर को सुपरवाइज कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि आप ये वाले एरिया में काम करिए। याद रखिए ये कोऑर्डिनेशन के साथ होगा, दोनों की मर्जी से होगा। द इंटरनल ऑडिटर इटसेल्फ ही इज ए इंडिपेंडेंट पर्सन, ही डज नॉट वर्क फॉर यू, है ना। यू एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर डो नॉट हैव द राइट ओवर द इंटरनल ऑडिटर। ये समझने की बात है ना। आप कोई कंपनी में दिख गए ऑडिट करने के लिए, आपने देखा इंटरनल ऑडिटर है, तो आपका स्टाफ नहीं है वो जो आप बोलोगे ये करिए वो करिए। यस, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये आपस की सहमति वाली बात है, आप में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तो स्टैंडर्ड आपको दोनों चीज करने का अलाउ करता है। पहला क्या अलाउ करता है? वो कि उसके काम का इस्तेमाल करना, उसमें क्या क्या कंडीशन है वो हम पढ़ेंगे। दूसरा क्या अलाउ करता है आपको?
डायरेक्ट असिस्टेंस भी उससे आप ले सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी तरफ होकर वो काम करे, स्पेसिफिक एरियाज को कवर अप करे, ऑडिट करे, आप वो भी ये स्टैंडर्ड बोलता है आप कर सकते हैं। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, स्टैंडर्ड 610, NSA 610। इसका स्कोप क्या है? डील्स विथ एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। जबरदस्ती नहीं है कि आपको यूज करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड आपको सारा क्लैरिफाई करता है कि ये फॉलो करना पड़ेगा आपको। क्या क्या इंक्लूड किया? दिस इंक्लूड्स यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। आप उसके काम का इस्तेमाल करिए ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए। यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस अंडर डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। मैंने बोला आप उसका डायरेक्ट सुपरविजन, डायरेक्ट असिस्ट भी करेगा वो आपको। द NSA डज नॉट अप्लाई इफ एंटिटी डज नॉट हैव एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अंडरस्टूड है, इंटरनल ऑडिटर ही नहीं है। अगर इंटरनल ऑडिटर अगेन कब होता है? कई बार तो कंपनीज के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग कानून बनाया गया है, उसके तहत वो फॉल करता है तो कंपनी को मैंडेटरी इंटरनल ऑडिट करनी पड़ेगी। अगर वो है तो आपको मिल जाएगा, नहीं है तो कंपनी अपनी तरफ से, है ना, बेटर कंट्रोल, बेटर गवर्नेंस, बेटर ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस, उसके लिए भी हायर करके रखती है। कई बार अपने एम्प्लॉय से भी कराती है। मैं नीचे आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंस क्या है और इंटरनल ऑडिटर क्या क्या करता है। तो अगर वो है तो आप उसका यूज़ करिए। और ये तो बोलने वाली बात ही नहीं, अगर इंटरनल ऑडिटर है नहीं तो पैदा थोड़ी करोगे आप जाके। आप ये थोड़ी बोलोगे इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करिए, मैनेजमेंट ने बोला क्यों, आप बोलोगे क्योंकि 610 NSA 610 क्या बोल रहा है कि मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, उसके काम का इस्तेमाल करूंगा, उसका असिस्टेंस लूंगा, तो प्लीज़ हायर वन इंटरनल ऑडिटर सो दैट ही इज एबल टू असिस्ट मी। ऐसा थोड़ी होता है कोई। अगर है तो 610 के अंदर फॉल करेगा। आप देख लीजिए क्या क्या क्राइटेरिया में आपका है, उसको यूज़ करना है, उसके काम की प्रोसीजर को यूज़ करिए। नहीं है तो ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ द एंटिटी हैज़ एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन, द रिक्वायरमेंट इन दिस NSA रिलेटिंग टू यूजिंग द वर्क ऑफ द फंक्शन डज नॉट अप्लाई। अब क्या बोल रहा है? अगर है भी, अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो भी 610 नहीं एप्लीकेबल होगा। कब? नंबर 1, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द फंक्शन आर नॉट रेलेवेंट टू द ऑडिट। उसका काम और ही कुछ है, आपका काम और ही कुछ है। वो खाली स्टॉक ऑडिट कर रहा है, उसका फंक्शन स्टॉक ऑडिट का है। आप जो स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं उसमें स्टॉक ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है। आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करने गए हैं लास्ट ईयर की, मान लेते हैं आप 2023-24 की ऑडिट करने गए हैं। आप अप्रैल में गए हैं, वो बंदा बैठ के अभी जो काम कर रहा है वो करंट ईयर की स्टॉक ऑडिट कर रहा है, अभी की ऑडिट कर रहा है अप्रैल मंथ की। तो आपको तो भैया इस ईयर की करनी है। आप बोलोगे इसका फंक्शन से अपने फंक्शन को कोई मतलब नहीं है, तो कैसे इस्तेमाल करोगे आप? उसके काम का नहीं कर सकते। तो क्या लिखा हुआ? अगर आपके काम से कोई रेलेवेंस नहीं है उसका, तो आप 610 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, बेस्ड ऑन ऑडिटर्स preliminary understanding of the function obtained as result of procedure performed under section 315, external auditor does not expect to use the work of function in obtaining audit evidence। 615 का रिलेशन आता है 610 से। तो यहां क्या बोल रहा है कि अगर आपको 315 के हिसाब से लगता है कि आपको उसके काम का इस्तेमाल नहीं करने की ज़रूरत है, तो आप काम का इस्तेमाल नहीं करोगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि अगर इंटरनल, पहले ऊपर क्या बोला, कब इंटरनल ऑडिट फंक्शन का यूज़ करोगे? एविडेंस गैदर वगैरह करने के लिए कर सकते हो, डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए कर सकते हो। कब नहीं एप्लीकेबल होगा? अगर कोई एंटिटी में इंटरनल ऑडिट फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं इंटरनल ऑडिटर। बच गया मैं, बच गया मतलब जरूरत नहीं है करने की तो क्यों यूज़ करूंगा मैं। नीचे फिर बोला गया है अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो भी उसका यूज़ नहीं करेंगे, मतलब 610 एप्लीकेबल नहीं होगा। कब? नंबर 1, जब उसका काम आपके काम से रेलेवेंट ही नहीं है कोई। आपका काम A है, उसका काम B है, C है, D है, तो क्या करोगे? उसके काम का आपके रिपोर्टिंग में जानी चाहिए ना वो चीज़ जो वो कर रहा है, ज़बरदस्ती थोड़ी डाल दोगे। और दूसरा क्या बोल रहा है? 315 के हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग आपको मिली, आपको लगा कि उसके काम की ज़रूरत आपको यूज़ करने की नहीं है।
मैंने बताया अभी, हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, अगर जो काम आपने यूज किया वर्क बाय इंटरनल ऑडिटर, हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, रिमेंबर द एक्सटर्नल ऑडिटर विल ऑलवेज रिमेन रिस्पॉन्सिबल। उसका काम बोल के आप बच नहीं सकते, आपकी जिम्मेदारियां कम नहीं हो सकती, आप उतने ही लायबल है अपने काम के लिए जितना आप खुद करते तो होते या इंटरनल ऑडिटर का काम का इस्तेमाल करते तब होते। क्यों ऐसा है? अगर ऐसा नहीं होगा तब तो आप, है ना, यू आर पासिंग ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर ओनर्स टू समबडी एल्स। काम कौन करेगा फिर? जिस कंपनी में इंटरनल ऑडिट फंक्शन होगा और जो आपके ऑडिट से रेलेवेंट होगा, आप जाओगे, उसका काम लोगे, अपने रिपोर्ट में चेप दोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे, बाद में कुछ होगा बोलोगे इसने किया, मैं कहाँ से जिम्मेदार? नहीं कर सकते आप ऐसा। तो सब लोग अपना ठिकड़ा जो है ना, नहीं काम करने का, सब किसी और पर डाल देंगे, आप नहीं कर सकते। एक्सटर्नल ऑडिटर हैज़ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी for the audit opinion expressed. Who is solely responsible? External auditor. External auditor आपको समझ में आ गया, जो ईयर एंड ऑडिट बेसिकली कंपनी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो करता है। And that responsibility is not reduced by external auditors' use of the work of the internal audit function or internal auditors to provide direct assistance on engagement. चाहे आप उसके वर्क का यूज किया हो, ऑलरेडी जो काम कर चुका है, या उसने डायरेक्ट असिस्टेंस किया हो, जिम्मेदार आप ही माने जाएंगे। आपने उसको बोला आप ये ऑडिट, इस एरिया की ऑडिट करके आ जाइए, फिक्स्ड एसेट वेरिफिकेशन करके आ जाइए, वो करके आके रिपोर्ट बना दिया, डायरेक्ट असिस्टेंस। आपने बोला ऐसा करिए, सुपरवाइज किया उसको गाइड किया। दोनों में फ़र्क क्या है? उसका जो काम किया गया अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वो उसने अपनी तरफ से किया है, वो कर चुका है, वो करेगा। उसमें क्या जजमेंट्स होंगे उसको करने के लिए, क्या सब वो करेगा, आपकी कोई गाइडेंस या सुपरविजन नहीं है। बस उसने जो रेडी किया काम, स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स, आपने उसको यूज कर लिया। डायरेक्ट असिस्टेंस में क्या है? आपके गाइडेंस, सुपरविजन में वो काम आप जैसा बोल रहे हैं वो वैसा कर रहे हैं। दोनों केस में जिम्मेदारी सोलली एक्सटर्नल ऑडिटर की होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं कम जाती है जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग हिज वर्क। ऑब्जेक्टिव क्या है इस NSA 610 का? अगेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर आपको काम यूज करना है तो आप करिए, है ना, प्रोवाइडेड कि जो स्टैंडर्ड आपको एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, आप उस गाइडलाइंस को फॉलो करके काम पूरा करना पड़ेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, where the entity has an internal audit function, an external auditor expects to use the work of the function to modify the nature of or timing or to reduce the extent of audit procedure to be performed directly by external auditor or to use internal auditors to provide direct assistance। तो भैया यहाँ पर आप उसके काम का इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट, बार बार वही बात। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है देखिए, टू डिटरमाइन वेदर द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन or direct assistance from internal auditors can be used। मैं आपको इसका क्रक्स बता देता हूं। जस्ट बिकॉज देयर इज एन इंटरनल ऑडिटर, वो काम कर रहा है, ठीक है, और वो जो काम कर रहा है आपके लिए रेलेवेंट है, आप इस्तेमाल नहीं करेंगे उसके काम का। इंटरनल ऑडिटर में एक प्रॉब्लम है, इंटरनल ऑडिटर जरूरी नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा। एक्सटर्नल ऑडिटर तो आप मानते हो ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही जनरली ऑडिट करता है। जब मैं फाइनेंशियल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहा हूँ, कंपनी ऑडिट की बात कर रहा हूँ। इंटरनल ऑडिट में प्रॉब्लम क्या है ना, वो एम्प्लॉय का भी, वो कंपनी का भी आदमी हो सकता है, तो कई बार सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी की भी बात आती है ना, उसके कंपिटेंस की भी बात आती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। ही मे बी एन बेसिक एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, नॉट होल्डिंग द डिग्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। कोई और डिग्री भी हो सकती है उसके पास में, एम्प्लॉय भी हो सकता है कंपनी का। तो भैया थोड़ा सा तो बायसनेस की बात, हाँ, तो आपको जांच करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस्तेमाल, स्टैंडर्ड है तो आप थोड़ी यूज कर लोगे उसको, आपको जांच भी करनी पड़ेगी। क्या जांच? क्या वो कंपिटेंट है, क्या ऑब्जेक्टिविटी है उसमें, है ना, क्या वो सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करता है ऑडिट करने के लिए।
आप जांच पहले उस इंसान की करोगे, कंपिटेंसी ये सब के हिसाब से, फिर जांच उसके काम की करोगे। स्टैंडर्ड बता देता है कैसे जांच करनी है। आपको एक बार जाके अश्योरेंस आता है, नहीं बंदा भी सही है और जो काम कर रहा है काम करने का तरीका भी सही है, काम का इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो अवॉइड करिए। 610 डज नॉट कंपल्सरी मैंडेट एंड एक्सटर्नल ऑडिटर टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। कोई जबरदस्ती बोला गया है क्या आपको करना पड़ेगा? आपको एक फायदा दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है। अगर आपको लगे आपको सुविधा है, आपको हेल्प मिलेगा, तो उसके काम का इस्तेमाल करिए। कंपल्सन थोड़ी बना के रखा हुआ है, ठीक है? तो उसके काम का यूज करना, चाहे डायरेक्ट असिस्टेंस ले लेते हैं। इफ यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू डिटरमाइन वेदर दैट वर्क इज एडिक्वेट फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, उसका काम क्या एडिक्वेट है ऑडिट के लिए। और तीसरा, अगर यूजिंग इंटरनल ऑडिट टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू अप्रोप्रिएटली डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू देयर वर्क। अगर डायरेक्ट असिस्टेंस लेना है, याद है TCWG याद है 260, मेरा पहला स्टैंडर्ड ही 260 होता। मैं बोलता हूँ सबसे पहले 260 कवर करिए, क्योंकि 260 में TCWG के बारे में बताया गया है और TCWG की बात हर स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं आ जाती है। ये शब्द ऐसा है, ये टर्म ऐसा है TCWG, जो हर स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं इसका एक रेलेवेंस आ जाता है। तो ये सब ऐसे थोड़ी है, आपने बोला आप मेरे को असिस्ट करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है कोई। मैंने क्या बोला, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, आपकी नौकरी नहीं करता, आपका स्टाफ नहीं है, कोऑर्डिनेशन से होगा। TCWG को बताना पड़ेगा आपको कि मैं असिस्टेंस ले रहा हूँ इसका, है ना? MOU साइन होगा इसमें, सीक्रेसी का, प्राइवेसी का। तो ये सब चीज़ें बेसिकली एक सिस्टमैटिक अप्रोच है यूजिंग समबडी एल्स, किसी और को यूज़ करना। कोई और यहाँ पर कौन है? इंटरनल ऑडिटर। अब थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर बताया कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन मतलब इंटरनल ऑडिटर करता क्या है। जो आपका इंटरनल ऑडिटर है, क्या करता है भैया वो? और एक चार्ट है जहाँ डिफरेंशिएट किया गया है इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट में, ठीक है? मैंने क्या बोला, क्रक्स क्या है इसका? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और यूजिंग हिम डायरेक्टली टू असिस्ट यू इन योर वर्क। पहले वाले मामले में उसने काम कर लिया है, उस पर रिपोर्ट को आप यूज़ कर रहे हैं, उसके काम को आप यूज़ कर रहे हैं। दूसरे में आप उस आदमी को इंटरनल ऑडिटर को बोल रहे हैं आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। कोई कंपल्शन नहीं है, ऑडिट फंक्शन है तो आप करेंगे, आपके ऑडिट के लायक होगा, रेलेवेंट होगा तो ही आप करेंगे। याद रखिए, अनड्यू एडवांटेज नहीं लेंगे, ओनली इफ रेलेवेंट। जरूरत है उतना ही यूज करेंगे उसको, अपना काम के लिए है वो, आपके काम के लिए थोड़ी ना है वहां पर, ठीक है? देखिए इंटरनल ऑडिट में क्या कवर होगा? वो बंदा कौन होता है जो इंटरनल कंट्रोल वगैरह सब प्रिवेल कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये देखता है। गवर्नेंस अगेन ठीक से चल रही है ऑर्गेनाइजेशन, ये देखता है। उसके बाद ऑपरेशंस ठीक से चल रहे हैं, ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस, ये देखता है। बेसिकली इंटरनल ऑडिटर, क्योंकि ये इंटरनल है, ये कंटिन्यूअस ऑडिट करता है, साल भर ऑडिट करता है इंटरनल ऑडिटर, है ना? ऑन अ डे टू डे बेसिस चेक करता है सब कुछ ठीक है, डेटा एंट्री ठीक हो रही है, इंटरनल कंट्रोल काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस ठीक से चल रहे हैं, रोज़मर्रा के काम, ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन में जा रही है। जनरली इसकी ऑडिट मैनेजमेंट की तरफ से होती है। जनरली एन इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट्स टू द मैनेजमेंट। तो अ फंक्शन ऑफ एन एंटिटी दैट परफॉर्म्स अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज। अश्योरेंस मतलब ये बोलता भी है कि हाँ सही है, और कंसल्ट भी करता है कि कहाँ गड़बड़ है उसको ठीक करिए। जनरली एन एक्सटर्नल ऑडिटर प्रोवाइड्स अश्योरेंस सर्विस ओनली, कि नहीं हम ऑडिट करके ठप्पा लगा के बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू जनरली दे रहा है, आपका अश्योरेंस देते हैं उसको कि बुक सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो भी रिपोर्ट में दिखाते हैं। बेसिकली अश्योरेंस दे रहे होते हैं हम। बट अलॉन्ग विथ अश्योरेंस इंटरनल ऑडिटर ऑल्सो प्रोवाइड्स कंसल्टिंग एक्टिविटीज टू मैनेजमेंट। मैंने बोला ये जनरली CA हो सकता है, नहीं भी हो, ये एम्प्लॉय भी हो सकता है कंपनी का। तो मैनेजमेंट खाली इससे वो थोड़ी काम करेगा एश्योरेंस का। मैनेजमेंट तो बोले कि कंसल्ट बताइए, अगर यहाँ डेफिशिएंसी तो क्या करें, ठीक करिए उसको,
तो ये कंसल्टिंग एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहता है. डिज़ाइन टू इवैल्यूएट एंड इम्प्रूव क्या, इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज गवर्नेंस. गवर्नेंस बेसिकली मीन्स कंट्रोल करना, सही डायरेक्शन में जा रहा है आपका एंटरप्राइज. रिस्क को मैनेज करना, इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसेस ठीक से है, काम कर रहे हैं, ये सब देखना. तो इंटरनल कंट्रोल, गवर्नेंस, ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस, ये सारी बात यहाँ पर आ गई. ये दो चीज़ क्या आएगी इसके अंदर, एक बात आएगी ये एश्योरेंस का भी, एश्योरेंस एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है कि ये ठीक है नहीं है, और दूसरा ये कंसल्ट भी करता है मैनेजमेंट के लिए, कंसल्टिंग एक्टिविटीज़ का भी काम करता है. ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिट के क्या क्या फंक्शन होते हैं. द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन टिपिकली इंक्लूड्स अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज डिजाइन टू इवैल्यूएट एंड इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज गवर्नेंस प्रोसेसेस. वो सेम ऊपर जो पढ़े थे वही. एंड रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल क्या क्या करेगा, वो गवर्नेंस की एक्टिविटी को लेके काम करता है, रिस्क को कम करता है, रिस्क को मैनेज करना, और इंटरनल कंट्रोल को लेके काम करता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सब ठीक से चल रही है, और ये चेक करता है बेसिकली इंटरनल कंट्रोल में लॉ से कंप्लाई हो रहा है, रेगुलेशंस, लॉज एंड रेगुलेशंस, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह ठीक से प्रोसेस हो रही है, जनरेट हो रही है. ये सारा काम एक इंटरनल ऑडिटर देख लेता है. दोनों में डिफरेंस क्या है जानना बहुत ज़रूरी है. याद रखिए, अगर इंटरनल ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता, मान लेते हैं बाय लॉ इंटरनल ऑडिटर हैज़ टू हैव अ डिग्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ठीक है, और आप एक्सटर्नल ऑडिटर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ही, तो क्या फ़र्क पड़ जाता, उससे बहुत फ़र्क पड़ता. कंपिटेंसी में दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता नहीं. आप जब पता चल रहा है कि सामने वाला जो ऑडिट कर रहा है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इसका काम मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो आपको ज़्यादा सोचने की, चिंता करने की बात है क्या, नहीं है. आपको कंपिटेंसी, आपको विश्वास होगा मन में कि भैया सिस्टमैटिक अप्रोच होगा, जांच करेंगे अलग बात है, बट कहीं ना कहीं एश्योरेंस तो मन में मिलेगा. बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इंटरनल ऑडिटर मे नॉट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही माइट बी सिंपल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. यहाँ पर उसकी कंपिटेंसी चेक करनी पड़ेगी. अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज़, तो इंटरनल ऑडिटर कौन होता है, डिजाइन टू इवैल्यूएट, वापस से वही सारी बात, इफेक्टिवनेस, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस. एक्सटर्नल ऑडिटर, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल और अदर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी विद द व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. तो एक्सटर्नल ऑडिटर का काम ओपिनियन देना होता है, और इंटरनल ऑडिटर तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस, कंट्रोल, इफेक्टिवनेस, ये सब चीज़ की बात करता है. नेसेसिटी मैंने बताया था, जरूरी नहीं है कि इंटरनल ऑडिटर आपको मिलेगा, ये कंपलसरी है कुछ कंपनीज़ में जहां आपको लॉ बोलता होना पड़ेगा, और दूसरा वॉलंटरी कराते हैं बेटर कंट्रोल के लिए. और जब स्टैट्यूटरी ऑडिट में अगर कंपनी की बात करूं तो कंपनीज में जनरली ऑडिट मैंडेटरी होती है. एवरी कंपनी शुड गेट्स देयर अकाउंट ऑडिटेड. ऑडिटर कौन हो सकता है, सीए और अदर प्रोफेशनल भी हो सकता है. यही पंगा हो गया. मे और मे नॉट बी इन प्रैक्टिस, मे बी एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी भी हो सकता है. एक्सटर्नल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो एक्सटर्नल बंदा होगा. कभी एम्प्लॉय कन्फ्लिक्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, आपका चैप्टर ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स. एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी कैन नेवर बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कैन नेवर ऑडिट द बुक्स ऑफ दैट कंपनी, है ना. एक्सटर्नल ऑडिटर कभी नहीं बन सकता. अपॉइंटमेंट, मैनेजमेंट अपॉइंट करता है और शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं जनरली एक एक्सटर्नल ऑडिटर को. स्कोप ऑफ वर्क, मैनेजमेंट जो बोलेगा उतना ही करना पड़ेगा, डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट, and ranges from the pure review of accounting functioning to be review of various operational service in organization. और यहाँ पर क्या है, arises from the responsibility placed on him by the statute of the terms of engagement. तो internal auditor जो मैनेजमेंट बोला, जो काम, जो स्कोप वो करेगा. जो एक्सटर्नल ऑडिटर होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है किसने इसको ऑडिट का काम दिया है. शेयर होल्डर की तरफ से आया है, सरकार की तरफ से आया है ना, मैनेजमेंट की तरफ भी आ सकता है. कई बार मैनेजमेंट ही अपॉइंट करती है, तो देखना पड़ेगा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन अपॉइंटर है, उसके हिसाब से इसका स्कोप बनेगा. फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट, कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब फिक्स नहीं होता इंटरनल ऑडिट में. एक्सटर्नल ऑडिट में होता है. NSA 700 कवर करता है ये.
NSE 700 पूरा कवर करता है। सब रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द मैनेजमेंट, और एक्सटर्नल ऑडिटर किसको सबमिट करता है? शेयर होल्डर्स को। ओरिएंटेशन मैनेजमेंट की तरफ ओरिएंटेशन होना है, बिकॉज ही इज जनरली वर्किंग फॉर द मैनेजमेंट, और जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है ये बेसिकली यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ इसका रुझान होता है, ओरिएंटेड टू द नीड्स ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑल्सो मैनेजमेंट। तो ऊपर अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि स्टैंडर्ड 610 है किसके बारे में? तो ये क्लियर है कि एक्सटर्नल ऑडिटर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर प्लस डायरेक्ट असिस्टेंस बाय इंटरनल ऑडिटर टू द एक्सटर्नल ऑडिटर। ये हो गया। कब यूज़ कर सकता है? एक इंटरनल ऑडिटर फंक्शन होना पड़ेगा, उसका काम उसके लिए रेलेवेंस होना पड़ेगा, यूज़ कर सकता है। कब यूज़ नहीं कर सकता है? जब इंटरनल ऑडिटर फंक्शन है ही नहीं, तब यूज़ कैसे करेगा? ऑब्वियसली। उसके अलावा अगर 315 के हिसाब से उसको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो यूज़ नहीं करेगा। रिस्पॉन्सिबल वो खुद होगा, कोई और जिम्मेदार नहीं है। जवाबदेही एक्सटर्नल ऑडिटर की ही होगी। इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? जो बेसिकली काम करता है इंटरनल कंट्रोल का, गवर्नेंस, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, डे टू डे ऑपरेशन ठीक से चल रहे हैं उसका। डिफरेंस दोनों का हमने कर लिया कि फ़र्क है। एक जो मेन पॉइंट यहाँ निकल के आता है कि इंटरनल ऑडिटर मे नॉट बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिग्री नहीं जरूरी नहीं होनी पड़ेगी, ही माइट बी ए एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होल्डिंग सम अदर डिग्री। तो यहाँ पर बेसिकली बात आती है जो हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पढ़ने वाले हैं। याद रखिए, उसके काम को यूज़ करने से पहले हमें यह भी पता होना पड़ेगा कि नंबर 1 ऑडिटर को जांच के परख ले, तो इसके पैरामीटर होंगे। दूसरा, उसके काम काज को जांच ले, उसके वर्क को परखना पड़ेगा। तो मैं जब ये स्टैंडर्ड पढ़ता हूँ ना, जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तो मेरे मन में ये आया कि हम तो क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहे हैं, यहाँ इस स्टैंडर्ड के हिसाब से तो क्लाइंट का ऑडिट भी करूँगा, इंटरनल ऑडिटर का भी ऑडिट करूँगा। मतलब ऑडिट मतलब क्या है? फाइंडिंग एविडेंस, कमिंग टू अ कंक्लूजन। तो क्लाइंट का तो ऑडिट चल ही रहा है, साथ में एक और ऑडिट क्या आ गया कि भैया ये आदमी का ऑडिट करो पहले कि ये कंपिटेंट है, सिस्टमैटिक अप्रोच है, डिसिप्लिन्ड है, फिर तो आदमी ठीक लगा। अब उसका काम दिखाओ, उसके काम लिया, अब उसके काम को फिर करो कि ये सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो किया गया है ना, एविडेंस गैदर किए गए हैं, जो भी ये कंक्लूजन में आया है वो एविडेंस बेस्ड है कि नहीं है, हिस्ट्री देखो इसकी, ये कौन है, क्या डिग्री है, सब चीज़। तो ऑडिट पे ऑडिट चल रही है यहाँ पे, मतलब काम तो कर ही रहे हैं क्लाइंट का ऑडिट, साथ में इंटरनल ऑडिटर का भी ऑडिट करके ये कंक्लूजन में आना है कि भैया इसका काम यूज़ करने लायक है कि नहीं है। आना ही पड़ेगा भैया, जिम्मेदार तो आप मानेंगे, आप हल्के में लोगे, फंसेंगे आप बाद में जाके। तो स्टेप 1 में क्या है कि उस आदमी को इवैल्यूएट करते हैं। आदमी बोले तो इंटरनल ऑडिटर, ठीक है, ये है मिस्टर आई, इंटरनल ऑडिटर। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, पहले उस इंटरनल ऑडिटर को जांच कर लीजिए, परख लीजिए। 3 पैरामीटर हैं जांचने और परखने के। पहला, क्या वो ऑब्जेक्टिविटी से काम करता है? ऑब्जेक्टिविटी मतलब नो बायसनेस, नो बायसनेस, नो बायसनेस। Subject, his work is not subject to his relation with the company, his relation with the management, he being an employee or otherwise, he being paid money. कोई सब्जेक्टिव नहीं है उसका जो रोल है एज एन इंटरनल ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव है, मतलब अनबायस्ड है, कोई इंटरेस्ट, कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं आगे निकल गया हूँ, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। पहले क्या पढ़ रहे हैं हम कि भैया उसको इवैल्यूएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आदमी को समझिए। पहला, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करता है, ना कि सब्जेक्टिविटी के साथ, मतलब इंडिपेंडेंट है, नो बायसनेस, मतलब इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। दूसरा, कंपिटेंट है, कंपिटेंसी डिग्री से आ सकती है,
नॉलेज से आ सकती है, एक्सपीरियंस से आ सकती है, उसकी कंपिटेंसी। अगर वो बोलता है आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपिटेंसी आ रही है, भैया हमें पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो बहुत मेहनत से बना है ना, और कोई डिग्री है तो फिर और थोड़ी जांचिए परखिए कितने साल से कर रहा है। तीसरा पैरामीटर, वो सिस्टमैटिकली काम करता है, वो जो काम कर रहा है उसका अप्रोच जो है वो सिस्टमैटिक है और डिसिप्लिन्ड भी है। पहला हमने क्या किया, उस ऑडिटर को परखा, 3 पैरामीटर। नंबर 1 ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करता है, नंबर 2 कंपिटेंट है, नंबर 3 सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच काम करता है। देखिए पढ़ रहा हूं जल्दी से, इतना ही है, 3 पॉइंट ही है इसके अंदर। द एक्सटर्नल ऑडिटर shall determine whether the work of internal audit function can be used for the purpose of the audit by evaluating the following। वही 3 चीज़ यहाँ लिखी गई है, मैंने नीचे लिख दी शॉर्टकट, जब मैं इसको पढ़ूंगा नहीं अभी। ये 3 ही चीज़ है यहाँ पर, समरी में भी देखिए शॉर्टकट में भी तीनों चीज़ें लिखी गई है, उसका कंपिटेंस, उसकी ऑब्जेक्टिविटी और उसका सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच। ये तीनों में आपको लगता है कि ये पास हो गया है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब उसने जो काम किया है उसकी भी जाँच करिए। तो ऑडिट पे ऑडिट चल रहा है भैया, इंटरनल ऑडिटर का ऑडिट किया, अभी उसके काम का, स्टेप 2 उसके काम का ऑडिट करिए। स्टेप 2 क्या बोलता है, डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड। आपको एक चीज मैं बता दूं कि अपने जब ये NTE ये जगह जगह आता है ना हमारे ऑडिट में, हर जगह नेचर, टाइम और एक्सटेंट ये आता है, हर जगह ही आता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क। टाइम क्यों नहीं है? NTE बोलते हैं ना, NTE नेचर टाइम एक्सटेंट। अरे भैया यहाँ टाइम की बात इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ टाइम आपको देना थोड़ी है, आपको तो उसका काम यूज करना है बस, टाइम तो उसने दिया है आपको। तो आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, आपको नेचर देखना और कितना एक्सटेंट उसके काम को आप यूज करेंगे। किस नेचर, मैंने बोला नेचर बोले तो एसेट वेरिफिकेशन है ना, एसेट वेरिफिकेशन का एरिया किस एक्सटेंट में, इसका खाली वेरिफिकेशन वाला पार्ट देख लो। वेरिफिकेशन फिजिकल इसने किया हुआ है, हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे एसेट्स है, इसकी रिपोर्ट देखो और देख लो ठीक है कि नहीं है, यूज करने लायक है कि नहीं है। टाइमिंग की बात क्यों करेगा, टाइमिंग तो हम थोड़ी दे रहे हैं, टाइमिंग की बात तब करेंगे, नेचर है टाइम एंड एक्सटेंट, जब हमें समय देना उस एरिया में। यहाँ तो समय देना नहीं है, उसने दे दिया, बस काम को इस्तेमाल करना है, इसलिए टाइमिंग वर्ड नहीं मिलेगा आपको। यूज ऑफ वर्क बाय इंटरनल ऑडिटर क्या मिलेगा, नेचर मिलेगा और एक्सटेंट मिलेगा, इसलिए NTE में यहाँ T गायब है। ऑडिटर शैल कंसिडर द नेचर एंड स्कोप ऑफ द वर्क। कौन सा नेचर, कितना काम किया इसने, जजमेंट सिग्निफिकेंट करने पड़ेंगे आपको। ऑडिटिंग में तो हर चीज़ जजमेंट बेस्ड ही है, कितने ही स्टैंडर्ड पढ़ लो, कितना ही सब कुछ पढ़ लो, कहीं ना कहीं आपका जजमेंट ही होता है जो आपको फाइनल कंक्लूजन में लेकर आता है। ठीक है, सफिशिएंटली इन्वॉल्व इन द ऑडिट और मेक कम्युनिकेशन विद TCWG। यहाँ पर 4 चीज़ों के ऊपर नीचे एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है। कंसिडर उसके नेचर और स्कोप ऑफ वर्क एज अ बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द एरियाज and the extent to which the work of internal audit function can be used. External auditor shall consider the nature and scope of the work that has been performed or is planned to be performed। या तो वो कर चुका है या अभी करेगा, आपके समीप ही करेगा, आपकी जब ऑडिट चल रही है उसके दौरान ही करेगा। मान लो कि जैसे एग्जांपल उसने वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट कर लिया, तो भैया कर लिया उसने, उसकी ऑडिट यूज़ कर लो, उसका काम जो किया हुआ था आप अपने ऑडिट में ये डाल लो। वो बोल रहा है सर मैंने किया नहीं है अभी तक, मैं कल से शुरू करूँगा, तो आप मत करिए, उसको करने दीजिए। आपको लगता है कि उसके काम को आप यूज़ करेंगे तो लेट हिम डू दैट, और फिर जब वो कर लेगा तो इस्तेमाल करिए। तो हो सकता है उसने वो काम कर लिया हो, या वो करेगा कब, आपके ऑडिट के समय के अंदर ही, उसी समय में वो उसको कर लेगा। बाय द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड इट्स रेलेवेंस टू एक्सटर्नल ऑडिटर्स, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। मैं लैंग्वेज जो है इसके अंदर अगेन ऐसे की स्पेसिफिक लैंग्वेज में जाते हैं, हाँ उससे मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्रक्स अगर आपको आता है ना, आपको इसके मायने समझ में आ गए NSA 610 के, तब
एग्ज़ाम में लिखने में जो केस स्टडी वगैरह केस बना के देते हैं, आपके कैप 2 में ही देते हैं, कैप 3 में तो ऑब्वियसली भर भर के केस स्टडीज़ ही है ना, पूरा ऑडिट का पेपर ही केस बेस्ड है। तो आप देखोगे कि आप आंसर बना सकते हो। हाँ, लैंग्वेज अगर स्टैंडर्ड की आ जाए तब तो सोने पे सुहागा है, लेकिन बहुत टफ हो जाता है मेरे हिसाब से एग्जैक्ट लैंग्वेज जाने में। बट हाँ, कंसेप्चुअली क्लियर है, पॉइंट पता है, आप आंसर कर सकते हो। एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड, एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कौन कौन से काम जो एक्सटर्नल ऑडिटर के हैं, इंटरनल ऑडिटर के हैं, जो एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर सकता है। जैसे टेस्टिंग ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, ऑपरेटिंग कंट्रोल ठीक से काम कर रहे हैं, उसने चेक किया है, आप भी बोल सकते हो भैया काम कर रहे हैं, याद है कि जिम्मेदारी आपकी होगी। सब्सटैंटिव प्रोसीजर इन्वॉल्विंग लिमिटेड जजमेंट। अच्छा मेरे को बताइए, जहां पर आपको लगेगा कि बहुत दिमाग लगाने, सिंपल लैंग्वेज में, जहां ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है वो काम इस्तेमाल कर लीजिए, आपको कम रिस्क होएगा। अब फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स, इसमें क्या दिमाग लगाना है भैया, या तो एसेट है या नहीं है। उसने रिपोर्ट सबमिट की, बिल्डिंग है, गाड़ी है, व्हीकल है, मशीनरी है, सब दिया ना उसने, सिस्टम है, कंप्यूटर इक्विपमेंट, प्लांट मशीनरी है, इसमें क्या दिमाग लगाना है भैया, जाके देखो है तो लिख दिया उसने। आपको जजमेंट करना है क्या? नहीं, यूज कर लीजिए। जहां पर आपको लगता है भैया इसमें कंक्लूजन में आने के लिए भारी भरकम जजमेंट का काम है ना, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है इस एरिया में, क्यों करेंगे आप किसी उसके काम का इस्तेमाल? जहां पर रिस्क ज्यादा होगा, किसी और पर डिपेंडेंट होंगे, खुद करेंगे, खुद करूंगा। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, इसका क्रक्स यहां पर। पहले तो आपने 3 चीज देख ली। पहले आपने इंसान को परखा, पहले आपने बोला इंटरनल ऑडिटर क्या ये कंपिटेंट है, हाँ। क्या ये सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच यूज करता है, आपने बोला हाँ ये करता है। तीसरा आपने देख लिया ये ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करता है, ना कि मतलब बायसनेस के साथ, सब्जेक्टिविटी के साथ। में बोला भैया ऑब्जेक्टिव आदमी, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका काम ले लिया आपने, तो सवाल है कौन सा काम लोगे? सिंपल लैंग्वेज में, जहां जजमेंट कम लगता हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्या देखना है उसमें, क्या जजमेंट है तो है या तो नहीं है, एसेट ये तो होगा या नहीं होगा, है ना। ऐसा काम जहां मटीरियलिटी कम है, जहां रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कम है, ले लीजिए उसका। आपको तो भैया ये रिस्की एरिया है, अब खुद करो, क्योंकि भरोसा करके फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिम्मेदार आप हैं। समझ जाइए क्या क्रक्स बोलना चाहता है यहां पर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर लिमिट, जहां जजमेंट कम है, सब्सटैंटिव डिटेल प्रोसीजर्स, कंप्लायंस नहीं, सब्सटैंटिव वाला बोल रहा है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर जहां लगता है जजमेंट ज़्यादा है नहीं, जो है वो है, तो उसका यूज़ कर लीजिए। टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद रेगुलेटरी, कंप्लायंस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, है ना, एंटिटी कंप्लायंस फॉलो कर रहा है, लॉज रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है, उसने किया हुआ है, यूज़ कर सकते हैं। अगेन याद रखिए, फाइनल आपका जजमेंट डिसाइड करेगा यूज़ करना है कि नहीं करना है। जस्ट बिकॉज कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट्स है, जस्ट बिकॉज सब्सटेंटिव टेस्टिंग है, आप यूज़ करेंगे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अल्टीमेटली इट विल बी योर जजमेंट टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू यूज, वेदर यू वांट टू यूज एट ऑल और नॉट, मेकिंग ऑल सिग्निफिकेंट जजमेंट्स। आ गया देखिए वो बात, क्या द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल मेक ऑल सिग्निफिकेंट जजमेंट इन द ऑडिट एंगेजमेंट एंड टू प्रिवेंट अनड्यू यूज ऑफ द वर्क। भैया उसका बोलते हैं ना, नाजायज फायदा नहीं उठाना है। जस्ट बिकॉज गए और एंटिटी में देखा इंटरनल ऑडिटर बैठा हुआ काम कर रहा है, चमक गई आपकी आंखें, मजा आ गया, अब तो काम इजी हो गया। कितना दिन का ऑडिट प्लान था? 15 दिन का, 5 दिन में करके चलेंगे, छुट्टी मनाएंगे, घूमेंगे, है ना, शहर घूमेंगे, पहाड़ घूमेंगे। क्यों? ये भाई साहब बैठे हैं ना हमारा काम करने के लिए ना। यूज योर जजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। शैल प्लान टू यूज लेस ऑफ द वर्क ऑफ द फंक्शन एंड परफॉर्म मोर ऑफ द वर्क डायरेक्टली। ट्राई करिए कम से कम काम का इस्तेमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप करें, आपके हेल्प के लिए है वो, आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा, आपका काम नहीं करेगा बैठ के, नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। द मोर जजमेंट इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग रेलिवेंट ऑडिट प्रोसीजर एंड इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस गैदर। जितना ज़्यादा जजमेंट होगा उतना कम काम इस्तेमाल करेंगे आप। हायर द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, तो कम काम डायरेक्टली करेंगे। डायरेक्ट कब करेंगे? डायरेक्टली कब करेंगे? जब ज़्यादा जजमेंट का जगह हो, ज़्यादा आपको जजमेंट करना हो, दिमाग लगाना हो,
खुद करिए, छोड़ दीजिए उसको। दूसरा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क ज़्यादा है, छोड़ दीजिए उसको, आप करिए। द लेस द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड रेलेवेंट पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स एडिक्वेटली सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। भैया ऑब्जेक्टिविटी है उसमें तो ही उसका काम का इस्तेमाल करिए। जहां भी लगता है सब्जेक्टिव है, ये बायसनेस है, इंडिपेंडेंस पे खतरा है, मत करिए। द लोअर द लेवल ऑफ कंपिटेंस, तो मत करिए। ये तो ऊपर से ही आ गया, कंपिटेंट है तभी करेंगे, नहीं तो छोड़ दीजिए। शुरू में ही परख लीजिए, इंसान से बात करके समझ में आ जाएगा। 2-4 लाइनें बात करोगे बिठा के सामने, समझ में आज कंपिटेंट है कि नहीं होगा। सब अपने को करना पड़ेगा। The external auditor shall also evaluate whether, in aggregate, using the work of internal audit function to the extent planned would still result in external auditor being sufficiently involved in the audit. तो याद रखिए, उसका काम इस्तेमाल करके ऐसा लगना भी चाहिए कि आप पूरा इन्वॉल्व थे ऑडिट में, है ना। उसने कर दिया और आपने लेके दे दिया तो काम हो गया, नहीं कर सकते आप ये चीज़। कई बार क्या होता है ना, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोर्स है, उसमें ना प्रोजेक्ट का काम है, प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे मैं सिस्टम्स ऑडिट का फैकल्टी हूँ, MICS तो आप लोग कई लोग पढ़े होंगे मेरे से नेपाल में। तो सिस्टम्स ऑडिट का एक कोर्स है जहाँ मैं फैकल्टी हूँ। तो वहाँ पार्टिसिपेंट जो होते हैं उनको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है, उनको टॉपिक अलग अलग मिलता है। तो मान लो एक पार्टिसिपेंट को प्रोजेक्ट मिला है कि एक ई-कॉमर्स साइट है, उसका ऑडिट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है। एक ई-कॉमर्स साइट है, इसका प्रोजेक्ट है। क्या इसका प्रोजेक्ट मिला है? एक ई-कॉमर्स का साइट है, कोई भी ले लीजिए हाइपोथेटिकली, और उसका प्रोजेक्ट सबमिट करिए कि उसका ऑडिट कैसे करोगे। क्योंकि ई-कॉमर्स है तो उसमें बहुत रिस्क है ना। ई-कॉमर्स है तो इंटरनेट एनेबल्ड है, तो उसमें लोग नुकसान कर सकते हैं उसको। तो आप इसका ऑडिट करके बताइए हमें कि इसका ऑडिट कैसे, प्रोजेक्ट सबमिट करिए। अब पार्टिसिपेंट लोग को आलस लगता है प्रोजेक्ट बनाने में, तो वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं और ढूंढ लेते हैं। ऑनलाइन जाते हैं तो यूजिंग द वर्क ऑफ समबडी एल्स, किसी और ने ये काम किया है, किसी और ने ये प्रोजेक्ट बनाया है। मान लो ये मिस्टर ए को काम मिला हुआ है, पार्टिसिपेंट मिस्टर ए है। वो देखता है साइट में जाके कि मिस्टर एक्स है, उसने ना ऑनलाइन साइट में, गूगल में साइट में जाके उसने एक अपलोड कर रखी है ये सेम रिपोर्ट, ई कॉमर्स का ऑडिट, रिस्क ऑडिट मान लो, उसने एक प्रोजेक्ट बना के डाला हुआ है। अब वो क्या करता है, आलस में कि उसको खुद बनाना पड़ेगा, वो उसको कॉपी पेस्ट कर लेता है। तो ये एग्जाम्पल आ गया कि नहीं आ गया, यूजिंग द वर्क, एक्स इज यूजिंग द वर्क ऑफ ए। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो रिस्पॉन्सिबल कौन माना? अगर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में गलती मिली, एक्स ने तो कॉपी करके और अपना नाम डाल दिया ऊपर, अगर कुछ गड़बड़ मिली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मिस्टर एक्स होगा कि नहीं होगा, है ना। और जब जो एग्जामिनर है जब वो चेक करेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, तो उसको कम से कम लगना तो चाहिए ना कि मिस्टर एक्स इन्वॉल्व है। तो मैं ये राय देता हूँ, मैं अगेन एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बोलता हूँ खुद बनाना चाहिए प्रोजेक्ट, खुद का काम खुद करना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एक तो मैं एक्स को बोलता हूँ आप कॉपी मत करिए, एक्स बोलता है माना हमारा बीमार हो गया था, ये हो गया था सर, फेल हो जाऊँगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। अरे तो बेटा कम से कम जब किसी और का रिपोर्ट लेते हो, किसी और का किया हुआ काम लेते हो, उसको ऐसे तो करके दिखाओ कि वो लगे कि आप भी इन्वॉल्व थे उस काम में। आपने कॉपी करके दे दिया, सामने वाले ने साला ये कुछ किया ही नहीं है, ये तो इन्वॉल्व ही नहीं था, तो ऐसे नहीं चलेगा। उसको थोड़ा चेंज कर दो ऊपर नीचे आगे पीछे, ताकि पता चले कि आप इन्वॉल्व तो थे। तो ऐसा काम 610 में जहां आपकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं आती है, आप नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली करिए उस काम को। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल इन कम्युनिकेटिंग, ये TCWG को बोल के करना पड़ेगा आपको, याद रखिए 260 के अंदर जो कम्युनिकेशन जरूरी है TCWG से, ये उसके अंदर का पार्ट है। आपको बताना पड़ेगा कि हम इंटरनल ऑडिटर का काम का यूज़ करेंगे, इसके वर्क का यूज़ करेंगे, और ये एरिया का वर्क का यूज़ करेंगे, आपको ये भी बताना पड़ेगा। External auditor in communicating with those charged with governance and overview of the planned scope and timing of the audit in accordance with NSA 260. Communicate how external auditor has planned to use the work of internal audit function. किस किस एरिया का काम आपके लिए रेलेवेंट है कि नहीं है, ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको TCWG के साथ कम्युनिकेशन में देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी वाले पार्ट में हमने क्या कवर किया, मैंने शुरू किया स्टेप 1 से, मैंने बोला पहले आदमी की जांच करिए,
3 तरीके से कंपिटेंट होना पड़ेगा, अप्रोच सिस्टमैटिक डिसिप्लिन होना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करें। उसके बाद हमने काम किया, क्या डिस्कस किया, उसका काम का कब इस्तेमाल करूं। इस एरिया को मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं, जहां जजमेंट कम इन्वॉल्व हो वो काम को इस्तेमाल करिए, है ना। चेक करिए उसकी कौन से नेचर का, कौन से स्कोप का काम आप इस्तेमाल करोगे। जहां इन्वॉल्वमेंट हो उसमें जाइए, खाली लिया और डाल दिया नहीं कर सकते, उसकी जांच करनी पड़ेगी, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा उसको। जहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क ज्यादा हो वो काम को अवॉइड करिए, डायरेक्टली करिए उसको। और जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप TCWG के साथ में कम्युनिकेट करिए और उनको स्कोप में बताइए कि आप उसके काम का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और ये एरिया का काम आप इस्तेमाल करेंगे और जो आपके लिए रेलेवेंट है। और जो ये थर्ड पार्ट है इसमें स्टेप 3, अब उसके काम का आपको इस्तेमाल करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, है कुछ नहीं स्टैंडर्ड में, बात वही है कि जो भी करेंगे जिम्मेदारी आपकी है, सोच समझ के करिए। आदमी को पकड़ समझ लीजिए, जजमेंट क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का कितना है, आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट कितनी है, वो सारा देख लीजिए। अब तीसरी बार जो बोल रहा है कि जब उसका काम इस्तेमाल करोगे आप, अब आपका काम इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो ये सब चीज़ देख लीजिए आप। वही है वापस से कि उसका काम जो था, देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्कस प्लान्ड यूज एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। याद रखिए, गए और उसको लेके आ गए रिपोर्ट, उसको वैसे तो कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ेगा। मान लो आपने बोला ना कि आपने वेरिफिकेशन कर, मैं याद रखिए बहुत सारे काम हो सकते हैं, मैं समझाने के लिए आपको वेरिफिकेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वो आप रिलेट कर पाते हो कि फिक्स एसेट वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसने किया हो तो मैं भी उसका यूज़ कर सकता हूँ। उसमें बहुत जजमेंट की बात नहीं आ रही है, बहुत रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात नहीं आ रही है, उसमें मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली एक्टिविटी कोऑर्डिनेट करिए आप, उसके साथ मिलकर डिस्कस करना पड़ेगा, प्लान बनेगा कि कौन कौन सा काम इस्तेमाल करोगे, कौन सा उसने कर लिया या कौन सा वो करने वाला जो आप यूज़ करना चाहते हो, सब बात तो करना पड़ेगा ना उससे। वो आपके लिए बैठा हुआ है क्या वहाँ पर कि गए और ये काम दीजिए, वो रिपोर्ट दीजिए? नहीं, नहीं होगा। इज़ नॉट योर स्टाफ, इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, रिमेंबर, है ना। हाँ, इसके नीचे जो एक और पार्ट है स्टैंडर्ड का, डायरेक्ट असिस्टेंस, हाँ वहाँ है कि आप उसको सुपरवाइज वगैरह कर रहे हो, गाइड कर रहे हो और वो काम कर रहा है आपके लिए। बट जब वो काम कर रहा है अपना और उसके काम का इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ पर बेटर है प्लान करिए, क्या क्या है ना, डिस्कस करिए उसके साथ बैठ के, कोऑर्डिनेट करिए कौन सा काम करोगे, कब क्या चीज़ यूज़ करोगे, कब वो कंप्लीट करेगा तब लोगे आप, क्या बचा हुआ है ना, विद रिस्पेक्ट सब होना चाहिए। तो डिस्कस प्लान यूज़ कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़, रीड रिपोर्ट टू अंडरस्टैंड नेचर टाइमिंग एक्सटेंट, उसका तो देखना पड़ेगा ना। NTE अपना तो N और E देख लिया जब यूज़ करोगे, उसका तो नेचर भी देखना पड़ेगा, कितना टाइम लगा काम करने के लिए, किस एक्सटेंट का काम किया, वापस कर क्या रहे हो। मैंने तो शुरू में बोला था स्टैंडर्ड के, ऑडिटर का ऑडिट कर रहे हो, इंटरनल ऑडिटर का ऑडिट चल रहा है यहाँ पर, क्लाइंट का ऑडिट चल रहा है यहाँ पर, इंटरनल ऑडिट का ऑडिट चल रहा है यहाँ पर, कैसा आदमी है, कैसा काम किया, फिर उसका काम को जांच करिए। अब परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ऑन बॉडी ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू इवैल्यूएट, क्या क्या इवैल्यूएट करोगे, काम प्लान करके किया था उसने, परफॉर्मेंस परफॉर्म किया, सुपरवाइज्ड, रिव्यू किया गया था और वो काम डॉक्यूमेंट हुआ। जो बेसिक हम भी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्लान, पहले प्लान बनेगा फिर काम होगा, जो काम हुआ था उसमें सुपरविजन था, काम का रिव्यू हुआ है और वो काम प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड है। एविडेंसेस टू ड्रॉ कंक्लूजन आर कंसिस्टेंट विथ एविडेंस ऑब्टेन्ड, वही वाली बात है कि जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो एविडेंस बेस्ड है। ये तो हमारा ऑडिट का क्रक्स है कि जो भी कंक्लूजन में आएंगे एड हॉक नहीं आ सकते। मेरे को लगता है कि एडवर्स रिपोर्ट है, क्यों, मेरे को मैनेजमेंट ये बंदा अच्छा नहीं लगता है, उसकी शक्ल पसंद नहीं है, उसने गुस्से में मेरे को चाय नहीं दी, है ना, हाँ तो मैं उसको एडवर्स रिपोर्ट दूंगा। आप नहीं कर सकते, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। वैसे ही इंटरनल ऑडिटर का भी जो भी काम आप यूज़ करना मांग रहे हो वो एविडेंस के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए। हिज ओन ऑडिट प्रोसीजर्स शुड बी रिस्पॉन्सिव डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे वो भी जजमेंट को यूज़ करके ही कंक्लूजन में आया हो, एविडेंस को गैदर किया हो, उसका देख लीजिए उसने क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को यूज़ किया है, कंपिटेंट है, बार बार वही बात, ऑब्जेक्टिविटी, वर्क परफॉर्म्ड,
बाय इंटरनल ऑडिटर। तो वापस से आप सब चीज़ वही चेक कर रहे हो यहाँ पर, एंड शुड ऑलवेज इंक्लूड री परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। 100% उसने किया और 100% ले लिया आपने, बिना जांचे मत करिए, सैम्पलिंग बेसिस में, है ना। उसने अगर मान लो एक रिपोर्ट सबमिट करिए, सिंपल एग्जांपल के लिए मान लो 100 एसेट्स के वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आपने उसकी यूज़ की, आप अपने आदमी को बोलिए कि भैया तू इसमें से क्या कर, 10 एसेट को वेरीफाई करके आ और मिला ले कि जैसा उसने लिखा हुआ है वैसा ही वो है कि नहीं है। हो गया आपका काम, है ना। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। आंख बंद करके सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है, कुछ काम में आप भी रीपरफॉर्म करके देख लीजिए, मिला लीजिए, हाँ भैया ये जो बोल रहा है वो ठीक है कि नहीं है, जांच के लिए। आप बोलेगे आप तो शक, इंटरनल ऑडिटर क्या बोलेगा, आप तो शक कर रहे हैं मेरा काम पर, आपको विश्वास नहीं है। हाँ तो नहीं है, विश्वास करने की बात भी नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का वो थोड़ी चल रहा है ना। यू डोंट ट्रस्ट मी, वी हैव लॉस्ट ऑल ट्रस्ट। अरे भैया ट्रस्ट का बात नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगा, जेल भी आप ही जाएंगे। कर रही है ट्रस्ट, है ना। वो नाराज़ नहीं हो जाए, वो सब बात यहाँ पर है क्या, तो बेसिक स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। इवैल्यूएट वेदर हिज ओन कंक्लूजन्स रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शंस एंड इट्स यूज रिमेन अप्रोप्रिएट एज पर NSA। तो वो भी जो काम किया है वो NSA के तहत ही सारा कर रहे हैं, उसका यूज़ भी आप NSA के तहत करेंगे। डिटेल टेक्स्ट वही है जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा है, वापस से इसको पढ़ने की मेरी हिसाब से ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ें वापस से यहाँ पर लिखी गई है, थोड़ा सा डिटेलिंग है, कुछ नया कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ईजी स्टैंडर्ड है मेरे हिसाब से, मैं बार बार चीज़ों को कई बार रिपीट भी किया हूँ। और लॉजिकल है बहुत, है ना, स्टैंडर्ड बहुत लॉजिकल है। ये दूसरा पार्ट, ये जब रिवीजन हुआ था NSA का तब ऐड किया गया है। पहले आप डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोहिबिटेड था, आप नहीं यूज़ कर सकते उसका, बाद में लगा कि नहीं जब उससे हेल्प मिलेगी एक्सटर्नल ऑडिटर को तो वाई नॉट, तो कर सकते हैं। तो नया जो स्टैंडर्ड आपका है ये रिवाइज्ड है। रिवाइज ये नहीं कि इसी साल या लास्ट ईयर हुआ है, रिवाइज हुए कई साल हो गए। तो अब जो है इसके अंदर डायरेक्ट असिस्टेंस भी है, कुछ है नहीं इसमें अलग से, जो पार्ट ऊपर का दिया हुआ है नीचे भी वही पार्ट है। हाँ 2-3 चीज़ें बातें आएंगी। एक तो वही बात है कि TCWG को पता होना चाहिए कि आप यूज़ कर रहे हैं, उसका यूज़ कोई लॉ ने प्रोहिबिट नहीं किया हो, है ना। ये बंदा बैठा हुआ यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, अपना बेटा काम कर रहा है, आप गए, ये कौन है, इंटरनल ऑडिटर, मिस्टर I इंटरनल ऑडिटर, और आप कौन है, मिस्टर E एक्सटर्नल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर। तो आप गए इसके पास में, बोला आइए चलिए, बोले कहाँ जाऊँ, बोले चलिए हमारा स्टाफ के साथ लग जाइए काम में। अरे ऐसे थोड़ी हो सकता है। डिस्कस करोगे, प्लान बनेगा, आप बोलोगे आपकी रिक्वायरमेंट है, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, है ना। ये सब अंडरस्टैंडिंग के अंदर होगा। मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि आप यूज़ कर रहे हैं उसके काम, उसको यूज़ कर रहे हैं। सी अल्टीमेटली इंटरनल ऑडिटर इज़ वर्किंग फॉर द मैनेजमेंट कि नहीं। हम किस में आ गए हैं, डायरेक्ट असिस्टेंस में। उसको बोलिए चलो मेरे साथ, हाँ कब, इसके भी तरीके होने पड़ेंगे। आपके लिए थोड़ी काम कर रहा हूँ, वहाँ पर गए और उठा के लेके आ गए आपको। सी इंटरनल ऑडिटर इज अ पर्सन, इज अ मैन ऑफ द मैनेजमेंट, जनरली वर्किंग फॉर द मैनेजमेंट, सबमिटिंग रिपोर्ट्स टू द मैनेजमेंट। तो भैया मैनेजमेंट से परमिशन लोगे नहीं लोगे, मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ, ये भी तो कोऑर्डिनेट करना चाहिए ना आपके साथ में। हाँ जब सब चीज़, हाँ प्रोहिबिटेड बाय लॉ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई लॉ स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है आपको, है ना, उस वक्त जिस एंटिटी की ऑडिट करने जा रहे हो उस वक्त मान लो एक लॉ है, लॉ आ गया कि आप खुद करेंगे, आप डायरेक्ट असिस्टेंस अलाउड नहीं है, आप नहीं कर सकते। लॉ में प्रोहिबिटेड नहीं है तो आपको कोई नहीं रोकता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप कर लीजिए। मैनेजमेंट को बोलिए TCWG से कम्युनिकेट करिए और जिस एरिया में इसका काम है इसका यूज़ करिए। ये अंडरस्टैंडिंग से होगी, प्लान डिस्कशन से होगा, ज़बरदस्ती नहीं है, आपका स्टाफ नहीं है, बार बार बोलता हूँ, डायरेक्ट असिस्टेंस। द यूज़ ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर अंडर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। आपको हेल्प मिल जाएगी, है ना, आपको हेल्प मिल जाएगी इससे। देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन टेक डायरेक्ट असिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग, इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाई लॉ। कोई कानून नहीं है जो आपको रोक रहा है, अगर कानून रोक रहा है तो अंडरस्टूड है। NSA कानून से बड़ा है क्या, NSA 260 लॉ से बड़ा है, आपका ऑडिट एक्ट से बड़ा है क्या। आपके नेपाल में नेपाल ऑडिट एक्ट बोलता है कि यूज ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस इज प्रोहिबिटेड, आप बोलोगे नहीं NSA अलाउ करता है, नहीं, NSA इज विद इन द लॉ, रिमेंबर, नॉट अबव द लॉ। कानून से ऊपर नहीं है, कानून के अंदर का पार्ट है। सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू लेवल ऑफ कंपटीशन, भैया कंपिटेंस की सिग्निफिकेंट थ्रेट आ जाएगी अगर कर लेगा तो। सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी, अगर बायस आदमी है
है ना, मैनेजमेंट का ही आदमी आपको साफ लग रहा है, इंडिपेंडेंट है ही नहीं, बायस रिव्यू आएगा, काम जो करेगा उसमें बायसनेस आएगी, तो करोगे आप? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बोलने की बात ही नहीं है, रिपीट करना बार बार वही बात। कंपिटेंट नहीं है, नहीं करोगे। और ऑब्जेक्टिविटी अगर नहीं है, सब्जेक्ट टू समथिंग, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यूज़ नहीं करोगे उसको। अंडरस्टूड है? खाली आपको फ़ायदा हो रहा, मत देखिए, फंसेंगे आप बाद में जाके। अगर तीन क्या चीज़, पहला क्या सेम ऊपर था लिखा हुआ, कंपिटेंट होना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिविटी, ऊपर सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच था, यहाँ क्यों नहीं है? अप्रोच तो आपका होगा। ऊपर तीन चीज़ थी ना कंपिटेंस में, क्या क्या? ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक अप्रोच और एक लेवल ऑफ कंपिटेंस। यहाँ पर क्या मिसिंग है? अप्रोच, सिस्टमैटिक अप्रोच। क्यों मिसिंग है? क्योंकि यहाँ वो अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहा है, अपना अप्रोच थोड़ी लगा रहा है। आप एक्सक्यूज मी, आप जो बोलोगे वो करेगा ना, तो अप्रोच तो आपका है यहाँ पर, तो इसलिए वो मिसिंग है। साथ साथ ऊपर क्या ऐड कर दिया गया, भैया जी लॉ प्रोहिबिट कर रहा है, एनएसए लॉ के ऊपर नहीं है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। कुछ नया नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पर, एक दो चीज़ें कम्युनिकेशन की, और जो है कि प्यार मोहब्बत से कर लीजिए मिल के काम, है ना। मैनेजमेंट को पता होना चाहिए आप कर रहे हैं, TCWG को बोलिए कि आप डायरेक्ट असिस्टेंस लेंगे, क्यों ज़रूरत पड़ी, ये सब डिस्कस कर लीजिए। तो वो तीन चीज़ें अगेन प्रोहिबिटेड बाई लॉ, मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा इसको, है ना। प्रोहिबिटेड बाई लॉ है तो आप कंपिटेंस चेक करेंगे क्या, ऑब्जेक्टिविटी चेक करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अगर यहाँ आया है बात, तो बात यहाँ से शुरू और यहीं ख़त्म। लॉ नहीं अलाउ कर रहा है, अभी आप बोल रहे हैं कंपिटेंस चेक करेंगे इसकी, अरे भैया ख़त्म बात, आगे मत जाइए। क्या लिखा हो देखो, इफ सो नो नीड टू चेक फॉर अदर फैक्टर्स, वहीं तो बात ख़त्म हो गई, बात वहीं शुरू वहीं ख़त्म। दूसरा, थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी, लेवल ऑफ कंपिटेंस, लगता नहीं है कंपिटेंट है ना, तो भैया क्यों करेंगे, ज़रूरत नहीं है करने की। और तीसरा क्या आ रहा है यहाँ पर, एक्सटर्नल ऑडिटर, ऑब्जेक्टिविटी, अब उसका इंटरेस्ट है ना, उसका आप जांच करिए, मैनेजमेंट की तरफ कितना रुझान है उसका, है ना, क्या सेटिंग है उसकी, आपको लगता है कि नहीं मैनेजमेंट का आदमी है यहाँ पर, ये तो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा, उल्टा काम में ले लिया ना इसको, तो आपका कराया जो काम है ना उस पर भी पानी फिर जाएगा, तो भैया अवॉइड करिए इसको, क्या दिक्कत है अपने काम करने में। द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज एन इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस इफ, वापस से वही बात है, मैं इसको वापस से नहीं पढ़ रहा हूं। क्या क्या काम आप दे सकते हैं, सारी बात ऊपर की वही आएगी। जहां पर बहुत ज़्यादा जजमेंट होगा तो आप खुद ही कर लीजिए, यही तो। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वही सेम कॉपी है। ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस, ऊपर और नीचे वाली पार्ट में ये सब में कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस स्टैंडर्ड ने ऐड क्या किया था कि आप डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये सारे मामले हैं जहाँ जजमेंट हाई लगेगा, ये सब है, तो डायरेक्ट असिस्टेंस मत लीजिए। शैल नॉट टेक डायरेक्ट असिस्टेंस, सेम देख लीजिए, कॉपी पेस्ट किया हुआ ऊपर से। ये भी डिटेल वाला पार्ट नहीं पढ़ा, उसी से कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये वाला देखिए, अब उसको यूज़ करना है, यूज़ करने से पहले क्या करेंगे। ऊपर बेसिकली अब हो क्या रहा है, आपने देखा कंपिटेंट है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करेगा, ठीक है ना, और लॉ भी प्रोहिबिट नहीं कर रहा आपको। उसके बाद आपने देखा कि ये एरिया है या मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क कम है, जजमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है ना, ये कंपिटेंट है, ये सब देख लिया आपने, तो आपने काम पे लगा दिया उसको। अब काम में ठीक लगाने से पहले, प्रायर टू यूजिंग हिम, प्रायर टू यूजिंग हिम मतलब उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं बोल रहा हूँ मैं, यूजिंग हिम मतलब उसको असिस्टेंस में यूज़ लेने का है ना, काम में यूजिंग हिम। तो क्या करेंगे, क्या लिखा हो देखो, प्रायर टू यूजिंग इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, क्या करेगा भैया, रिटर्न अग्रीमेंट होगा। ऐसे थोड़ी आप मेरे को हेल्प करेंगे डायरेक्ट वाला, हाँ करूँगा चलिए, अरे नहीं हो सकता ऐसे भैया, आप उसको एक रिटर्न अग्रीमेंट में लेके आइए कि मैं असिस्टेंस लूँगा आपसे। मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा कि मैं इसका यूज़ करेगा, मैं इसका अभी ये हेल्प करेगा मेरे को काम में डायरेक्टली, फ्रॉम एन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी दैट इंटरनल ऑडिटर विल बी अलाउड टू फॉलो द एक्सटर्नल ऑडिटर्स इंस्ट्रक्शन। मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है, मैनेजमेंट पैसा दे रहा है उसको काम करने के लिए, मैनेजमेंट को रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, आप कि कहीं से आए और उसको बोले आप मेरे लिए काम करो, नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। मैनेजमेंट के साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा तब जाके अलाउड होगा। एंड दैट द एंटिटी विल नॉट इंटरवीन इन द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स परफॉर्मेंस फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर। क्या बोला, क्या समझ में आया, इजी। अब आप बोलोगे सर ये तो काम करते करते बीच में काना फूसी चलेगा उसका और मैनेजमेंट का बीच में,
आप क्लियरली एक अग्रीमेंट बना लो, क्या कि मैनेजमेंट विल नॉट बी इन्वॉल्व्ड, यस, और विल नॉट इंटरवीन इन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। वो अब मेरे लिए काम करेगा। सर आपका आदमी था, अभी फिलहाल मेरा आदमी है, मेरे लिए काम करेगा। आप बीच में खुसुर पुसुर मत करिए। ये लाइन बहुत स्ट्रेट आ गई ना यहाँ पर, मैं ये चेक रहा था ये आई कैसे स्ट्रेट। अच्छा, थोड़ा सा प्रेस करने से नया चीज़ सीख लिया मैं तो। ये जो सॉफ्टवेयर है, मैं दूसरा यूज़ कर रहा था, अच्छा चीज़ सीख लिया मैंने, है ना। हाँ, आउट ऑफ द टॉपिक हो रहे हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन देखिए लाइन टान रहा हूँ ना, टेढ़ी मेढ़ी है ना, आगे जाके थोड़ा सा प्रेस कर दूंगा ये सीधी हो जाएगा। अरे वाह, वेरी गुड, पता नहीं था मेरे को। चलो, मैंने भी आज कुछ नया सीख लिया। व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू, योर ब्रेन क्रिएट्स हैप्पी हॉर्मोन्स, है ना, गुड, इट फील्स गुड व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू। तो हमें रोज़ कुछ सीखना चाहिए नया। हाँ जी, पहला क्या था, एक रिटर्न अग्रीमेंट मांगता है मेरे को, जहाँ पे आप बोलिए कि ये आदमी मेरे लिए काम करेगा और आप इंटरव्यू नहीं करेंगे। 2 अग्रीमेंट होंगे, एक होगा मैनेजमेंट के साथ, 2 अग्रीमेंट होंगे। एक क्या होगा, ये वाला कौन सा एग्रीमेंट, ये वाला, ये मैनेजमेंट वाला एग्रीमेंट है, भैया इंटरवेन मत करिए, आपका आदमी कुछ समय के लिए, हमारा आदमी। दूसरा किसके साथ, इंटरनल ऑडिटर के साथ। सुनिए, आप जब ऑडिटर होते हैं ना एक्सटर्नल, तो बहुत सारी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, सीक्रेसी होती है काम करने में, है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी वगैरह मेंटेन करते हैं। ये बाहर बंदा आ गया मैनेजमेंट का, तो आपकी जो रिपोर्ट है वो सारा उसको पता चल गया, आपके साथ इन्वॉल्व हो गया और सारा शेयर कर लिया, मैनेजमेंट से चलेगा क्या। तो आप इससे एक कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब चीज़ों का एक आप अग्रीमेंट साइन करा लेंगे, भैया मैटर जो है ये मेरे और आपके बीच में है, हम जब काम कर रहे हैं इस दौरान हमारे बीच में जो डिस्कशन होगा ये हमारे बीच में रहना चाहिए, आप इस डिस्कशन को हम दोनों से बाहर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा काम ही है भैया, हम तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेते हैं मैनेजमेंट का, हम तो कम्युनिकेट TCWG से करते हैं ना, मैनेजमेंट की गलतियाँ निकालते हैं। तो आप तो उनके आदमी, कितना रिस्की है देखो, आप तो उनके आदमी है, उसके साथ काम कर रहे हो, फिर इतना लफड़ा, भैया खुद ही कर लो सारे काम, है कि नहीं है। बिना बात का स्टैंडर्ड नहीं, क्या खुद ही कर लें काम आप। ऑब्टेन रिटर्न अग्रीमेंट फ्रॉम, मतलब मेरे को लगता है कि इसको इतना काम बढ़ गया एक्सटर्नल ऑडिटर का, उसका आदमी का ऑडिट करो, उसके काम का ऑडिट करो, उतने में तो वो काम ही हो जाएगा। जितना देर में आपने उसको कंपिटेंस देखा और ये सब देखा, ऑब्जेक्टिविटी देखा ना, सिस्टमेटिक अप्रोच, उसके बाद फिर उसके काम को देखा कि इसने ये फॉलो किया, है ना, रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट का नहीं है, और उसके बाद में भैया जजमेंट नहीं लगेगा, ये किया, फिर बाद में उसके काम का यूज़ कर रहे हो, फिर अग्रीमेंट बन रहे हैं, अरे भाई खुद ही इतने देर में वो काम ही हो जाएगा आपका, क्या दिमाग लगा रहे हो, हैं। obtain written agreement from internal auditor that they will keep confidential specific matters as instructed by external auditor and inform the external auditor of any threat to their objectivity। और जब लगेगा आपको कि आपको लग रहा है कि आपका बायसनेस आ रहा है यहाँ पर, आप इन्फॉर्म करिए। चोर को बोल रहे हैं, आपको मन करेगा चोरी करने का, आप मेरे को बोलेंगे कि सर मेरे को मन किया चोरी करने का, है ना। याद रखिए, काम का तो स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये सब बातें बीच बीच में बोल रहा हूँ, आपको ज़्यादा याद रहे, आपको याद आएगा ये, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको याद आएगा, बट यूज़ होता है इंटरनल ऑडिटर का। और बेसिकली आपको बचाने के लिए ही स्टैंडर्ड है, गाइडलाइंस है कि भैया देख लो, ये सब फॉलो करो तभी यूज़ करो। अगर लग रहा है झमेला है ना, क्योंकि इतने झमेले दे दिए ना, जहाँ मटेरियलिटी है छोड़ दो, जहाँ लगता है ऑब्जेक्टिव छोड़ दो, तो भैया यही बोलना चाहता है कि करो ही मत, अगर करोगे तो इतने लफड़े देख लो आप, अग्रीमेंट और ये और वो, है ना। मतलब आंखें मत चमक जाए आपकी देख के इंटरनल ऑडिटर को कि मज़ा आ गया, अब तो इसको काम मिलूंगा, सोच समझ के, डेंजरस चीज़ें हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर शैल डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू द वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर ऑन द एंगेजमेंट अकॉर्डेंस विद 220। डूइंग सो, nature, timing, extent, direction, supervision, review shall recognize that internal auditors are not independent of the entity and be responsive to the outcome of the evaluation of the factors in paragraph of this NSA, and review shall include the external auditor checking back to underlying audit evidence of some of the work performed by internal auditor। So भैया क्या लिखा वहाँ पे देखो, ये वाली लाइन वापस से पढ़ रहा हूँ। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू shall recognize that internal auditor are not independent of the entity
and be responsive to the outcome of the evaluation of the factors in paragraph of this NSA। तो भैया रिस्पॉन्सिव भी होना पड़ेगा आपको, जो जो इवैल्यूएशन में निकलेगा, और लास्ट में लिख दिया कि एक्सटर्नल ऑडिटर थोड़ा सा वापस से वर्क को रीपरफॉर्म कर ले। कुछ नया पार्ट नहीं है डायरेक्ट असिस्टेंस में। दो चीज़ ध्यान रखने की है, अग्रीमेंट बिना आप नहीं जा सकते आगे। मान लो एक केस स्टडी बना दी कि मिस्टर एक्स एक्सटर्नल ऑडिटर ट्राइंग टू यूज़ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर एज और यूजिंग हिम एज डायरेक्ट असिस्टेंस, तो क्या बिना अग्रीमेंट करके शुरू कर दिया तो कर सकता है कि नहीं? NSA के हिसाब से बताइए। तो आप क्लियरली बोलोगे कि कर ही नहीं सकता है। वर्क करने के लिए अग्रीमेंट नहीं चाहिए, यूज़ ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर अग्रीमेंट नहीं चाहिए। अगर उसका डायरेक्ट असिस्टेंस लेना तो अग्रीमेंट चाहिए, दो बनेंगे। एक मैनेजमेंट से बनेगा कि वो इंटरवीन नहीं करेगा और मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, मैं यूज़ करूँगा असिस्टेंस में, और दूसरा अग्रीमेंट बनेगा आपके और इंटरनल ऑडिटर के बीच में, जहाँ आप लिखोगे उसके अंदर कि भैया तुम हमारा आदमी है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी सीक्रेसी मेंटेन करेगा, और अगर लगेगा तुमको कि ऐसा कोई काम तुम कर रहा है जिससे तुम्हारे ऑब्जेक्टिविटी में आंच आए, इंडिपेंडेंस में आंच आ रही है, तुम इंडिपेंडेंट नहीं रहा अब इस काम के लिए, तो तुम हमें इसकी बता देगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका इंडिपेंडेंस का, कि ऑब्जेक्टिविटी में आंच आ गई। मान लो एम्प्लॉय है एक कंपनी का, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एम्प्लॉय भी एक कंपनी का आराम से क्या इंटरनल ऑडिट कर सकता है। तो हमने देखा कि हमने इसको असिस्टेंस के लिए लिया और हमने गाइड किया कि काम करो। हमने इसको बोला कि आप फॉर एग्जांपल ये वाला यूनिट का अकाउंट्स बैलेंसेस मिला लो, यूनिट ए डिवीजन ए का अकाउंट बैलेंसेस मिला के सबमिट रिपोर्ट कर दो। तो भैया पता चला कि ये एम्प्लॉय जो है मिस्टर ए, इसने खुद ही इस अकाउंट्स को राइट किया था, इस बुक्स को। यूनिट ए की जो बुक्स है, ये एम्प्लॉय भी है कंपनी का, हो सकता है ना इंटरनल ऑडिटर, हम कर चुके हैं ऊपर ये। तो ये जो बंदा था इसने उस कंपनी के अकाउंट्स को लिखे थे, ही वॉज द राइटर ऑफ द अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनिट ए। और हमने असिस्टेंस लेने के टाइम में बोला क्या आप इसको कर लेंगे? बोलता हाँ कर लेंगे। तो चल इसको जांच, ये खुद के काम को जांच कर सकता है क्या? ये खुद जाएगा और इसका ऑडिट करके एक कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, एविडेंस गैदर करेगा ना। इसको बोलना चाहिए ए को कि सर यहाँ मेरी ऑब्जेक्टिविटी पे आंच आ रही है, यहाँ मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, सर ये वाला काम मेरे से मत करवाइए, किसी और से करवाइए, इस काम में मैं आपको असिस्ट नहीं कर सकूँगा क्योंकि यार द कंसेप्ट ऑफ ये ऑब्जेक्टिविटी पे थोड़ी सी आंच आ रही है, बिकॉज यहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। चेकर मेकर कंसेप्ट मैं नहीं किया था, बुक्स मैं कैसे इसकी जांच करके बोल सकता हूँ कि ये ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड का क्रक्स क्या निकल रहा है कि आपको बोल रहा है आप यूज़ करिए काम को, हाँ करिए। आपको ये भी बोल रहा है कि बहुत मुश्किलें हैं, है ना, एक और ऑडिट के बराबर हो गया जांचना उसको, उसके काम को जांचना। और बार बार बोला गया है अगर कम करते भी हैं तो ऐसा करिए, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ अगर, जहाँ रिस्क कम हो मटेरियलिटी का, जहाँ जजमेंट कम इन्वॉल्व हो, मतलब जो सिंपल काम है वो करवा लीजिए। अब आप सब्जी, आप कुक हैं, है ना, स्टैंडर्ड ख़त्म होता है यहाँ पर, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। अब मान लीजिए आप कुक हैं, किसी यहाँ पे खाने बनाने के लिए गए अकेले, मिस्टर सी वहाँ देखा एक कुक है, वहाँ ऑलरेडी एक कुक है ना, तो आपको लगता है कि इसकी हेल्प ले लेता हूँ मैं। फिर आपको जांच में पता चला भैया ये तो प्रोफेशनल कुक नहीं है, ये तो, है ना, नया काम सीख रहा है ये तो आप क्या इसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे सब्जी काट ले, पानी गर्म कर दे, ये सब बोलोगे ना। आप बोलोगे खाना बना दे, मत बोलना, क्यों? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, खाना खराब बन जाएगा, है ना। तो वही वाली बात है, ये कितना कॉम्पिटेंट है उसके हिसाब ही इसको काम दिया जाएगा। इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंट है, उसके बाद और भी चीज़ें देखोगे क्या भैया, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जजमेंट, तो जो छोटे मोटे काम है, सब्जी काट ले, है ना, ये कर ले, अनाज चुग ले, भैया तुम पानी उबाल दे, दूध उबाल दे, चाय बना दे, ये सब प्रॉपर खाना आप बनाइए। सही है कि नहीं है? बस वही वाली बात है। तो स्टैंडर्ड इजी है, एग्ज़ाम में आता है। 600 सीरीज़ बेसिकली किसी और के काम को यूज़ करती है। बाकी और 2 वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वर्क ऑफ यूज़ ऑफ अनदर ऑडिटर, और एक और करेंगे कोई एक्सपर्ट का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऑडिट में, तब उस एक्सपर्ट को आप कैसे यूज़ करेंगे
उसकी भी बात एक और स्टैंडर्ड में, 3 स्टैंडर्ड बनते हैं 600 सीरीज़ में।